नमस्कार। हिंदी लिटरेचर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की फेमस कहानियों में से एक शतरंज के खिलाड़ी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कफन, कजाकी, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और मंत्र के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 8वीं कहानी, शतरंज के खिलाड़ी। और अगर आपको कहानी पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। बड़े बड़े, छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान में मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता ही व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम में और विरह के वर्णन में, कारीगर कलावत्तु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए बलि दी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, कहीं पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे कि यहाँ तक कि फ़कीरों के को पैसे भी मिलते थे तो वो भी रोटियां न लेकर अफीम ही खाते या मदिरा पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें ज़ोरों के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसीलिए अगर मिर्ज़ा सादत अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में ही व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता नहीं थी कि घर में बैठे बस फालतू की बातें करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसाते बिछाकर बैठ जाते, मोहरें सज जाती और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर नहीं होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर हुआ, कब शाम हुई। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था। दोनों मित्र दोनों साथ साथ काम करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा तो था नहीं, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थीं। मगर यह बात नहीं थी कि मिर्ज़ा के घर के लोग उसके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर, नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बोलते थे, बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े, किसी को इसकी लत पड़े। आदमी दुनिया किसी के काम, कहीं भी किसी चीज़ के भी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहिबा को भी इससे इतना इतना द्वेष था कि अवसर खोज कर पति को लताड़ा करती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी घर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह गुस्सा जरूर उतारती रहती थी। क्या पान मांगे, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, चाहे खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह कुछ कह नहीं सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपने सफाई के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब के सर पर ही थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लड़कों से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला दो, किसी हकीम के यहाँ से दवा ले आए। दौड़ो जल्दी करो। लड़के गए तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लड़कों से कहा, जाकर कहो अभी चलिए, नहीं तो आप हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़े दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पे है, जरा सब्र भी नहीं होता। मीर, अरे जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। जी हाँ, चला क्यों ना जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होने वाली है। जनाब, इस भरोसे मत रहिएगा। ये चाल सोची है ना कि आपके मोहरे धरे रह जाएंगे और आपकी मात हो जाएगी। पर जाइए, सुन के आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। इसी बात पर मात करके ही जाऊंगा। मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनकर आइए। अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक चाल और चल लेता हूँ।
हरगिज नहीं, जब तक आप सुनकर नहीं आएंगे मैं मोहरों में हाथ नहीं लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारा है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। तुम जैसा कोई आदमी कभी नहीं देखा। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। क्या जैसे जैसे वो खुद निखट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, सबका सफाया कर डाला क्या। बड़ा लत्ती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे खेलना ही पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्जा, बराबरी का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे ही हैं, मुलाहिजा तो करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से तर्जन उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब मत करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर हरिया, कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए और जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोको, मुझे रोको तो जानूँ। यह कहकर बेगम साहब झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गईं, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 1-2 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, कुछ किवाड़ के अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। फिर मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहर बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वही बली हो जाते। आप तो शतरंज खेले, मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ। जाते ही हकीम साहब के यहाँ मुझे लेकर चलो। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँच गई और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे थे ना तभी ताड़ गया था, फौरन भागा। बड़ी गुस्से वाली मालूम होती है, मगर आपने उन्हें सर पे चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से इन्हें क्या सरोकार। खैर यह बताइए कहाँ अब जमाव होगा। इसका क्या काम है, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन कर आइएगा। पार्ट 2। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनकी शतरंज प्रेम की कभी आलोचना नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को ही देर हो जाती थी तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट रहने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई थी। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में भी खाना फूसी होने लगी थी। अब दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे उनका कोई मतलब नहीं था। अब 8 पहर की धौंस हो गई थी। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही था। वे बेगम साहिबा से जा कर पर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गई। यह भी कोई खेल कि सुबह को बैठो शाम कर दी, घड़ी आधे घड़ी दिन बहलाव के लिए खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे, मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे एक मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती है, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, अब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज, खुदा ही बचाया मुल्क को। यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह हो गई, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लुटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह भी वेश्याओं में
बाकियों में, विलासिता के अन्य अंगों की अन्य चीज़ों की आपूर्ति में सब उड़ जाती थी दौलत। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन पर दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश की सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ के लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पे जू तक नहीं रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते हुए कई महीने गुजर गई। नए नए नक्शे हल किए, नए नए किले बनाए, नई नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झगड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले आते। मीर साहब अपने घर में जाकर बैठते। रात भर की निद्रा के साथ सारा मलिन शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में जा पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही और फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पे आई, यह तलबी किस लिए हुए है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से कह दो मैं घर में नहीं हूँ। घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, ये मैं नहीं जानता। क्या काम है? काम तुझे क्या बतलाऊंगा। हुजूर में तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे हैं। जागीरदार है कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा, नहीं तो न आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अच्छा, नौकर ने कहा। अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, मैं कल खुद आऊँगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी ना हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिली ही कि नहीं। कल से गोमती पर ही कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी। हजरत आकर अपने आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय कोई और तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस पर सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गवादियों को चुटकियों पर नचाता हूँ मैं। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर में ना रहेंगे। पार्ट 3। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल पड़े। बगल में एक छोटी सी दरी दबाया, डिब्बे में गिलोरियाँ भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते थे, जिसे नवाब साहब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तम्बाकू, चीलम और मदरिया लेते गए। मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछाकर हुक्का भर के शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र नहीं थी। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से कुछ और वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र नहीं होता जितना ये। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान भाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चीलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल नहीं रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे यहाँ दोनों खिलाड़ियों को जरा भी इस चीज़ की फिक्र न थी। वे घर आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडार में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उसे किस्त पे किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए और गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही, खुदा खैर करे, आने दीजिए, किस्त बजाइए। किस्त जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं, देख लीजिएगा, क्या जल्दी है। फिर किस्त, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह। सूरत देखकर खौफ मालूम होता। जनाब देर मत कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, किस्त दीजिए। आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ शहर पे आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है? शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा, जब घर घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा ही। किस्त दीजिए। अब की बार शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। आज खाने की कैसे? अजी आज तो रोज़ा है। आपको क्या ज़्यादा भूख लगी है? जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न कुछ हो ही रहा होगा। लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे। 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली साहब पकड़ लिए गए थे। उन्हें सेना किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही थी। शहर में कोई हलचल न थी, न मार न काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन के देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह बिना कोई खून बहे नहीं हुई थी। यह ऐसी अहिंसा थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते। यह एक कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ के
ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधः पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर साहब, नवाब साहिबों को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, ये लीजिए शह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोया ही चाहे, यह ऐश कहाँ नसीब होगा। यह किस्त किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। हाँ सो तो है, लो किस्त। बस अब किस्त में मास्त है, आपकी बच नहीं सकते। खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और ये मात। लानहात। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उसके जाते ही मिर्जा ने फिर से बाजी बजा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया गा डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। पार्ट 4। शाम हो गई थी। खंडहरों में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा नहीं था। बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ ही पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना भी उग्र हो रही थी। उधर मीर साहब मारे उमंग की गजलें गाते जाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन कर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर जो बाजी कमज़ोर होती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि बात बात पर वो झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल मत बदला कीजिए। यह क्या, एक चाल चले फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। आप मोहर पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आप चाल ना सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक चाल आधे आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, जो चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। मैंने चाल ही कब बदली थी? मैंने चाल चली ही कब थी? आप चल चुके हैं। मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ में मोहरा छोड़ा ही कब था? मोहरा आप क़यामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल न चली होगी? फर्जी पिटर देखा तो धांधली करने लगे। धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी बात हो गई, मुझे क्यों बात होने लगी? तो आप मोहरा उसी घर में रखिए जहाँ पहले रखा था। वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा? आपको रखना पड़ेगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। ना ये दबता था ना वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते हैं। वे तो हमेशा घास छीला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आ रहे हैं। अजी जाइए भी। गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं है। क्यों? अपने बुजुर्गों के मुंह पे कालिप लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते हो। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। अरे चल चरकटे, बहुत बड़बड़ कर बातें मत कर। जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ किसी ने आँख दिखाई तो उसकी आँख निकाली है। हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, हो जाए दो हाथ। इधर आ, इधर या उधर। तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश, कब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर नहीं थे। उनमें राजनीति भावों का अधः पतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे? बादशाहत के लिए क्यों मरे? पर व्यक्तिगत वीरता का भाव न था। दोनों जगमगाकर गिरे। दोनों ने वहीं तड़प कर जाने दे दिए। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरित मीनारें इन लाशों को देखती थीं और सिर धुनती थीं। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।